नमस्कार बच्चों, वेलकम। मैं आपका प्रोफेसर और आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक पे एक मास्टर लेक्चर करने जा रहे हैं, कंप्लीट रेस्पिरेटरी फेलियर। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी टेक्स्ट बुक के पन्नों से निकलकर सीधा आपके सामने आईसीयू बेड्स पे, इमरजेंसी रूम्स में रोज, हर दिन, हर शिफ्ट में आएगा। मैं हमेशा कहता हूं बच्चों, कुछ टॉपिक्स एग्जाम पास करने के लिए होते हैं और कुछ टॉपिक्स पेशेंट की जान बचाने के लिए होते हैं। ये दूसरी कैटेगरी का टॉपिक है। मुझे आज भी याद है जब मैं तुम्हारी तरह एक यंग इंटर्न था, मेरी पहली इमरजेंसी पोस्टिंग थी। एक पेशेंट आया, सिंपल सा केस लग रहा था, फीवर और कफ। हमने उसको वार्ड में एडमिट कर लिया। 2 घंटे बाद कोड ब्लू अनाउंस हुआ। जब तक हम वहां पहुंचे इट वॉज टू लेट। बाद में पोस्टमार्टम और फाइल रिव्यू से पता चला कि उसकी सांस की गति, उसका रेस्पिरेटरी रेट हल्के से बढ़ा हुआ था, जिसको हमने एंग्जाइटी समझकर फीवर की वजह से होगा सोचकर इग्नोर कर दिया। वो सटल साइन था इम्पेंडिंग रेस्पिरेटरी फेलियर का। उस दिन ने मुझे सिखाया कि ये टॉपिक सिर्फ पढ़ना नहीं है, इसको जीना है। ये टॉपिक एक अच्छे डॉक्टर और एक ग्रेट डॉक्टर के बीच का फर्क है। एक ग्रेट डॉक्टर उन सटल साइंस को पहचान लेता है जो भीड़ में खो जाते हैं। इसलिए इस लेक्चर को सिर्फ एग्जाम के मार्क्स के लिए नहीं, बल्कि अपने उस पेशेंट की जान बचाने के लिए समझना जो आपके भरोसे आपके पास आएगा। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, अपने नोट्स खोल लीजिए और पूरा ध्यान यहाँ दीजिए। हम बहुत आराम से, बहुत डिटेल में समुंदर में उतरेंगे। लेट्स बिगिन। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? ये हमारा एजेंडा है, हमारा रोड मैप। देखो, हम एक बिल्डिंग बनाएंगे, फाउंडेशन से लेकर छत तक। पहले रेस्पिरेटरी फेलियर की पहचान, यानी हम इस दुश्मन को पहचानना सीखेंगे, उसके चेहरे पे लिखे खतरे के निशान को पढ़ना सीखेंगे। उसके बाद लंग्स के अंदर की कहानी में हम जासूसी करेंगे कि आखिर लंग्स के अंदर ऐसी क्या गड़बड़ी होती है। क्योंकि जब तक आप मशीन के अंदर की गड़बड़ी नहीं समझोगे, तब तक आप उसको ठीक करने का टूल कैसे चुनोगे? ये सेक्शन आपको वाई बताएगा। फिर हम डायग्नोसिस का पूरा प्रोसेस में असली डॉक्टर्स की तरह डिटेक्टिव का काम करेंगे, क्लूज को जोड़ेंगे, एबीजी जैसी रिपोर्ट्स को डीकोड करेंगे। जब प्रॉब्लम समझ आ गई, तब हम आईसीयू मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज पर आएंगे। हम सीखेंगे कि कैसे ऑक्सीजन की सिंपल पाइप से लेकर वेंटिलेटर जैसी कॉम्प्लेक्स मशीन तक का सफर तय होता है। उसके बाद वेंटिलेटर और आईसीयू केयर में हम उस कॉम्प्लेक्स मशीन वेंटिलेटर से दोस्ती करेंगे, उसकी भाषा सीखेंगे। और अंत में सबसे इंपॉर्टेंट, इमरजेंसी केस और रिवीजन, जहां हम सब एक आईसीयू टीम बनेंगे और एक रियल पेशेंट को बचाएंगे। सारी थ्योरी को प्रैक्टिस में डालेंगे। तो ये एक पूरा सफर है, फ्रॉम ए टू जी। आराम से स्टेप बाय स्टेप हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। Okay, let's dive into this. Section 1, Respiratory Failure की पहचान। बच्चों, मैं हमेशा कहता हूँ, मेडिसिन में सबसे बड़ा स्किल डायग्नोसिस नहीं है, सबसे बड़ा स्किल है प्रॉब्लम को जल्दी पहचान लेना, रिकग्निशन। सोचो, आपकी नाइट ड्यूटी है, कैजुअल्टी में 50 पेशेंट हैं। एक पेशेंट को सिर्फ हल्की बेचैनी है, आप उसको नींद की गोली देकर आगे बढ़ जाते हो। 1 घंटे बाद कोड ब्लू अनाउंस होता है, वो पेशेंट इम्पेंडिंग रेस्पिरेटरी फेलियर में था। आपकी आंखों ने उस सटल टैकिपनिया को, उस हल्की एक्सेसरी मसल यूज को मिस कर दिया। वो पेशेंट आपसे बात कर रहा था और अगले 15 मिनट में कोलैप्स कर सकता था। ये सेक्शन आपको वही आंखें देगा। ये सेक्शन आपके दिमाग को ट्रेन करेगा कि आप भीड़ में भी उस पेशेंट को पहचान सको जिसकी सांसें उसको धोखा देने वाली हैं। तो चलो शुरू करते हैं इस क्रिटिकल स्किल को मास्टर करना। तो सबसे पहले डेफिनेशन, रेस्पिरेटरी फेलियर है क्या? टेक्स्ट बुक की भाषा में रेस्पिरेटरी फेलियर इज अ स्टेट ऑफ इनएडिक्वेट गैस एक्सचेंज। बस ये 2 शब्द, इनएडिक्वेट गैस एक्सचेंज, इस पूरे टॉपिक का सार है। इसको अपने नोट्स में डबल अंडरलाइन कर लो। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारे लंग्स एक फैक्ट्री की तरह है जिसके 2 मेन काम हैं। काम नंबर 1, ऑक्सीजन, जो कि बॉडी की हर सेल का पेट्रोल है, उसको हवा से लेकर खून के ट्रक्स में लोड करना। काम नंबर 2, कार्बन डाइऑक्साइड, जो पेट्रोल के जलने से बना धुआं है, उसको खून के ट्रक से अनलोड करके फैक्ट्री से बाहर निकालना। जब ये फैक्ट्री इन दोनों में से कोई एक काम या दोनों ही काम ठीक से ना कर पाए, उस स्टेट को हम कहते हैं रेस्पिरेटरी फेलियर। सिंपल, या तो पेट्रोल की सप्लाई बंद हो गई या एग्जॉस्ट पाइप ब्लॉक हो गया। अब इसको नापने के लिए हमारे पास लैब में 2 पैरामीटर्स हैं। पहला है PaO2, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन आर्टेरियल ब्लड। ये बताता है कि खून में ऑक्सीजन का लेवल कितना है। नॉर्मल ये 80 से 100 mmg होता है। जब ऑक्सीजन अंदर नहीं आ पाती तो PaO2 गिर जाता है। जब ये 60 mmg से नीचे चला जाए, इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोक्सीमिया। दूसरा पैरामीटर है PaCO2, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन आर्टेरियल ब्लड। ये खून में CO2 का लेवल बताता है। नॉर्मल ये 35 से 45 mmg होता है।
जब CO2 बाहर नहीं जा पाती तो PaCO2 बढ़ जाता है। जब ये 50 mmg से ऊपर चला जाए, इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरकैप्निया। तो इन शॉर्ट, रेस्पिरेटरी फेलियर का मतलब है हाइपोक्सीमिया PaO2 < 60 या हाइपरकैप्निया PaCO2 < 50। इतना क्लियर है? ये कोट, इसको अपने दिमाग में छाप लो। रेस्पिरेटरी फेलियर इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। ये कोई हल्की फुल्की बीमारी नहीं है, ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। मैं आपको अपने रेजिडेंसी का वो किस्सा फिर से डिटेल में बताता हूँ। एक 45 ईयर ओल्ड लेडी आई थी पेट में दर्द की कंप्लेंट के साथ। हम सब जूनियर रेजिडेंट्स उसके एब्डोमेन पे फोकस कर रहे थे। अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट फॉर पैंक्रियाटाइटिस, सब कुछ पेट के लिए हो रहा था। उसको थोड़ी सांस फूल रही थी, पर हम सबको लगा कि पेन की वजह से एंजाइटी है। किसी ने उसका रेस्पिरेटरी रेट ढंग से नहीं गिना, जो 30 से ऊपर था। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि वो बात करते हुए हल्के से अपने कंधे उचका रही थी सांस लेने के लिए, एक्सेसरी मसल यूज। और 1 घंटे के अंदर शी हैड अ कार्डियक अरेस्ट। CPR किया पर बचा नहीं पाए। जब हमने बाद में उसका चेस्ट एक्सरे देखा तो पूरा एक लंग वाइट हो चुका था, सिवियर निमोनिया। और हम सब उसके पेट पे फोकस कर रहे थे। दैट वॉज अ लेसन आई हैव नेवर फॉरगॉटन। उस दिन मैंने सीखा कि इस कंडीशन की ग्रेविटी को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना। इट इज़ अ साइलेंट किलर। आपकी एक नज़र चुकी और पेशेंट की जान जा सकती है। इसलिए अर्ली रिकग्निशन, अर्ली इंटरवेंशन इज द की। फंडामेंटली जब हम रेस्पिरेटरी फेलियर की बात करते हैं तो इसको हम 2 यानी 2 मेन टाइप्स में डिवाइड करते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। बच्चों, ये टाइप 1 और टाइप 2 का क्लासिफिकेशन सिर्फ एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है, ये आपके ट्रीटमेंट का रोड मैप है। ये GPS है जो आपको बताएगा कि आपको किस दिशा में जाना है। टाइप 1 का पेशेंट अलग दवाई से ठीक होगा, टाइप 2 का पेशेंट बिल्कुल अलग अप्रोच मांगेगा। अगर आपने टाइप 1 को टाइप 2 समझ लिया या टाइप 2 को टाइप 1, तो आप पेशेंट को फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकते हो। आप गलत ट्रीटमेंट देकर उसकी कंडीशन और खराब कर सकते हो। इसलिए इस क्लासिफिकेशन को दिल से समझना है। इनके अलावा 2 और स्पेशल टाइप्स भी हैं, टाइप 3 और टाइप 4, जिनके बारे में हम बात करेंगे। वो भी इंपॉर्टेंट है, पर आपकी एग्जाम्स के लिए और क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए टाइप 1 और टाइप 2 की समझ सबसे ज़रूरी है। तो चलो, इनको अब हम पूरी डिटेल में देखते हैं। ओके बच्चों, अब पूरा ध्यान इस टेबल पर। ये टेबल आपके पूरे करियर में काम आएगा। इसको अपने दिमाग में एक फोटो की तरह सेव कर लो। लेट्स गो 1 बाय 1, आराम से। पहला है टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर। इसका दूसरा नाम है हाइपोक्सेमिक रेस्पिरेटरी फेलियर। यहाँ प्राइमरी प्रॉब्लम क्या है? ऑक्सीजनेशन फेलियर। मतलब लंग्स की फैक्ट्री में पेट्रोल लोडिंग का काम फेल हो गया है। ऑक्सीजन हवा से खून में नहीं जा पा रही। इसका की ABG फाइंडिंग क्या होगा? सिंपल, लो PaO2। कितना लो? जनरली लेस देन 60 mmHg। इसमें PaCO2 यानी धुआं या तो नॉर्मल होता है या लो होता है। लो क्यों? क्योंकि जब बॉडी में ऑक्सीजन कम होती है, पेशेंट घबरा कर तेजी से सांस लेने लगता है, टैकिप्निया, और उस तेजी से सांस लेने में वो CO2 को एक्स्ट्रा बाहर निकाल देता है। हमारे इंडियन हॉस्पिटल्स में इसके कॉमन एग्जाम्पल्स क्या हैं? सोचो, बारिश में भीगा हुआ एक मजदूर, उसको हाई फीवर और खांसी है, एक्सरे में निमोनिया है, ये टाइप 1 है। या एक हार्ट पेशेंट जिसके लंग्स में पानी भर गया, जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी एडिमा, ये भी टाइप 1 है। या डेंगू या मलेरिया के बाद होने वाला ARDS। एसेंशियली टाइप 1 में प्रॉब्लम लंग टिश्यू के अंदर है। एल्वियोलाई जो ऑक्सीजन के छोटे छोटे गुब्बारे हैं, उनमें पानी भर गया, पस भर गया, इसलिए ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर खून तक नहीं पहुंच पा रही। ये है लंग्स की प्रॉब्लम। अब आते हैं टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर पर। इसका दूसरा नाम है हाइपरकैप्निक रेस्पिरेटरी फेलियर। यहाँ प्राइमरी प्रॉब्लम क्या है? वेंटिलेशन फेलियर। यहाँ प्रॉब्लम ऑक्सीजन अंदर लाने की उतनी नहीं है जितनी कार्बन डाइऑक्साइड यानी धुएं को बाहर निकालने की है। फैक्ट्री का एग्जॉस्ट पाइप या चिमनी ब्लॉक हो गया है। गैस एक्सचेंज हो ही नहीं रहा क्योंकि हवा एल्वियोलाई तक आ जा ही नहीं रही है। इसका की ABG फाइंडिंग? हाई PaCO2। कितना हाई? जनरली ग्रेटर देन 50 mmHg। साथ में हाइपोक्सीमिया भी होता है, क्योंकि अगर ताज़ी हवा अंदर नहीं आएगी तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? इसके कॉमन एग्जाम्पल्स क्या है? सबसे कॉमन है बीड़ी सिगरेट पीने वाले लोगों में होने वाली बीमारी COPD। फिर ड्रग ओवरडोज, जैसे किसी ने नींद की गोलियां ज्यादा खा ली तो ब्रेन का रेस्पिरेटरी सेंटर ही सो गया। या फिर माइस्थीनिया ग्रेविस जैसी न्यूरोमस्कुलर डिजीजेस, जिसमें सांस लेने वाली मसल्स ही कमजोर हो जाती हैं। तो देखो, टाइप 2 में प्रॉब्लम पंप की है। ये पंप क्या है? हमारा ब्रेन जो सिग्नल देता है, हमारी नर्व्स जो सिग्नल ले जाती हैं, हमारी चेस्ट वॉल और हमारे रेस्पिरेटरी मसल्स। जब ये पंप फेल करता है तो वेंटिलेशन नहीं होता और CO2 रिटेन हो जाती है। तो याद रखो, टाइप 1 लंग्स की प्रॉब्लम, टाइप 2 पंप की प्रॉब्लम। ये मंत्रा हमेशा याद रखना। फिर आता है टाइप 3, जिसे हम पेरी ऑपरेटिव कहते हैं। ये बेसिकली टाइप 1 का ही एक स्पेशल केस है। यहाँ भी लो PaO2 होता है। ये होता है एटेलेक्टिसिस की वजह से। ऑपरेशन के बाद एनेस्थीसिया और पेन की वजह से पेशेंट गहरी सांस नहीं ले पाता।
इससे लंग्स के नीचे के हिस्से जो गुब्बारे की तरह होते हैं वो पिचक जाते हैं। हवा वहां पहुंच नहीं पाती, इसलिए खून वहां से बिना ऑक्सीजन लिए गुजर जाता है। ये किसी भी बड़ी सर्जरी, खासकर पेट की सर्जरी के बाद बहुत कॉमन है। और आखिरी है टाइप 4। ये शॉक या हाइपोपरफ्यूजन से रिलेटेड है। शॉक मतलब जब ब्लड प्रेशर बहुत कम हो जाए और बॉडी में ब्लड फ्लो अचानक से कम हो जाए। यहाँ भी लो PO2 होता है, पर इसके साथ साथ हाई लैक्टेट मिलता है। ये तब होता है जब पेशेंट शॉक में है, जैसे सेप्सिस या कार्डियोजेनिक शॉक में। यहाँ दो चीजें होती हैं, एक तो इतना कम ब्लड फ्लो है कि रेस्पिरेटरी मसल्स थक जाते हैं, काम नहीं कर पाते। दूसरा, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन डिलीवरी ही कम हो जाती है। इसलिए टाइप 4 इज बेसिकली रेस्पिरेटरी फेलियर ड्यू टू सर्कुलेटरी फेलियर। ठीक है, अब तक हमने पहचान लिया कि ये रेस्पिरेटरी फेलियर क्या है और उसके टाइप्स क्या हैं। हमने दुश्मन को देख लिया, उसकी वर्दी पहचान ली। अब हम थोड़ा और गहराई में जाएंगे। सेक्शन 2, लंग्स के अंदर की कहानी, यानी पैथोफिजियोलॉजी। देखो, एक अच्छा डॉक्टर सिर्फ बीमारी का नाम नहीं जानता, वो ये भी जानता है कि बीमारी हो क्यों रही है, अंदर मशीन में क्या खराबी आई है। जब तक आप क्यों नहीं समझोगे, तब तक आप कैसे ठीक करना है ये नहीं समझ पाओगे। ये सेक्शन थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, पर बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलो देखते हैं कि हमारे लंग्स में गैस एक्सचेंज फेल क्यों होता है। मोटे तौर पर गैस एक्सचेंज फेल होने के 4 मुख्य कारण हैं। 4 कोर पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स। पहला, वेंटिलेशन/परफ्यूजन मिसमैच, जिसको हम VQ मिसमैच कहते हैं, यानी हवा और खून का तालमेल बिगड़ जाना। दूसरा, शंट, यानी खून का लंग्स से बिना ऑक्सीजन लिए गुजर जाना। तीसरा, डिफ्यूजन डिफेक्ट, यानी ऑक्सीजन की दीवार पार करने की क्षमता कम हो जाना। और चौथा, एल्वियोलर हाइपोवेंटिलेशन, यानी लंग्स में ताज़ी हवा का आना ही कम हो जाना। एक बात याद रखो, अकेले अकेले ये मैकेनिज्म्स कम ही मिलते हैं। ज्यादातर पेशेंट्स में इनका कोई ना कोई कॉम्बिनेशन चल रहा होता है। पर कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम इनको एक एक करके बहुत आराम से डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले और सबसे कॉमन, VQ मिसमैच। V का मतलब है वेंटिलेशन, यानी हवा का एल्वियोलाई तक आना। Q का मतलब है परफ्यूजन, यानी खून का उन एल्वियोलाई तक आना। एक आदर्श स्थिति में V और Q बराबर होने चाहिए। जितनी हवा आ रही है उतना ही खून आना चाहिए गैस एक्सचेंज के लिए। इसको समझाने के लिए मैं एक मंडी का एनालॉजी देता हूँ। समझो, एल्वियोलाई अनाज की बोरियां हैं, ऑक्सीजन, और कैपिलरीज ट्रक्स हैं, ब्लड। अगर मंडी में 100 बोरियां आई हैं और उनको ले जाने के लिए 100 ट्रक आए हैं, तो काम ठीक से होगा। ये है नॉर्मल VQ मैचिंग। VQ रेशियो इज 1। अब इसमें 2 तरह की गड़बड़ हो सकती है। पहली गड़बड़, सोचो मंडी में बोरियां तो 100 हैं, पर ट्रक सिर्फ 20 आए हैं। क्या होगा? 80 बोरियां पड़ी रह जाएंगी, किसान का अनाज सड़ जाएगा। ये होता है डेड स्पेस वेंटिलेशन, जैसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म में। लंग्स में खून का थक्का या क्लॉट आ गया, उसने ब्लड का रास्ता रोक दिया। एल्वियोलाई में ऑक्सीजन तो भरपूर है, पर उसको ले जाने के लिए ट्रक, ब्लड ही नहीं पहुंच रहा। वेंटिलेशन है, पर परफ्यूजन नहीं। VQ रेशियो बहुत हाई हो जाता है, ऑक्सीजन बेकार चली गई। दूसरी गड़बड़, उल्टा सोचो, मंडी में ट्रक तो पूरे 100 खड़े हैं, पर बोरियां सिर्फ 20 आई हैं। मंडी में हड़ताल थी, क्या होगा? 80 ट्रक खाली चले जाएंगे, उनका चक्कर बेकार गया। ये होता है COPD या एस्थमा में। सांस की नलियां ब्रोंकियोल सिकुड़ गई हैं, तो एल्वियोलाई में हवा कम पहुंचती है, पर ब्लड फ्लो नॉर्मल है। खून के ट्रक्स आते हैं, पर उनको अनाज ऑक्सीजन मिलता ही नहीं, तो वो खाली लौट जाते हैं। ये भी है VQ मिसमैच। यहाँ VQ रेशियो बहुत लो हो जाता है। सो VQ मिसमैच, हवा और खून के बीच का ये तालमेल बिगड़ना, इज द फंडामेंटल प्रॉब्लम इन मोस्ट लंग डिजीजेज। अब दूसरा मैकेनिज्म है शंट। शंट क्या है? बच्चों, शंट VQ मिसमैच का ही एक एक्सट्रीम फॉर्म है। इसमें VQ रेशियो 0 हो जाता है। 0 मतलब परफ्यूजन तो है, पर वेंटिलेशन बिल्कुल नहीं है। 0 वेंटिलेशन। खून के ट्रक आ रहे हैं, पर मंडी ही पानी में डूबी हुई है, अनाज की एक भी बोरी नहीं है। ऐसा कब होता है? जब एल्वियोलाई हवा की जगह पानी से, पस से या खून से भर जाए। इस एक्सरे को देखो, लंग्स काले दिखने चाहिए क्योंकि उनमें हवा होती है, पर यहाँ देखो, हार्ट के दोनों तरफ ये सफेद सफेद जैसे बादल या रुई भरी हो, ये सब पानी है। ये पल्मोनरी इडीमा का क्लासिक बैटविंग अपीयरेंस है। यहाँ सारे एल्वियोलाई पानी से भरे हुए हैं, तो ब्लड कैपिलरीज इनके पास से गुजरती तो हैं, पर उनको ऑक्सीजन लेने के लिए मिलती ही नहीं। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जैसा राइट हार्ट से आया था, वैसा ही ऑक्सीजनेट हुए बिना लेफ्ट हार्ट में चला जाता है। इसको हम कहते हैं राइट टू लेफ्ट शंट। इसको ऐसे समझो कि ट्रेन, ब्लड, स्टेशन एल्वियोलाई से गुजर तो रही है, पर स्टेशन ही पानी में डूबा हुआ है, तो ट्रेन बिना रुके, बिना सवारी, ऑक्सीजन उठाए आगे निकल जाती है।
शंट की सबसे खास बात और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये 100% ऑक्सीजन देने पर भी ठीक नहीं होता, क्योंकि ऑक्सीजन एल्वियोलाई तक पहुंच ही नहीं पा रही, तो आप बाहर से कितनी भी दे दो। इसीलिए शंट इतना डेंजरस है। ये ARDS का हॉलमार्क है। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जो पैथोफिजियोलॉजी से जुड़ा है, लंग कंप्लायंस एंड इलास्टिक रिकॉइल। इसके लिए कोई कॉम्प्लेक्स स्लाइड नहीं चाहिए, इसको हम एनालॉजी से समझेंगे। कंप्लायंस का मतलब है लंग की स्ट्रेच होने की क्षमता, हाउ ईजिली द लंग स्ट्रेचेस। और इलास्टिक रिकॉइल का मतलब है स्ट्रेच होने के बाद वापस अपने ओरिजिनल शेप में आने की क्षमता, द स्नैपबैक। इसको समझो एक गुब्बारे, बलून से। जब आप एक नया फ्रेश गुब्बारा फुलाते हो तो आपको शुरू में जोर लगाना पड़ता है ना, वो थोड़ा स्टिफ होता है, उसकी कंप्लायंस कम है। लेकिन जब आप हवा छोड़ते हो तो वो फट से अपने ओरिजिनल साइज में आ जाता है, उसका इलास्टिक रिकॉइल बहुत अच्छा है। ये एक नॉर्मल हेल्दी लंग जैसा है। अब इमेजिन करो एक ARDS या लंग फाइब्रोसिस का पेशेंट। उसके लंग्स जैसे फेविकॉल या सीमेंट से भर गए हैं, स्टिफ हो गए हैं। उसको सांस लेने के लिए, उस स्टिफ गुब्बारे को फुलाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वर्क ऑफ ब्रीदिंग बहुत बढ़ जाता है। इसकी कंप्लायंस बहुत कम है। जब आप ऐसे पेशेंट को वेंटिलेटर पे देखते हो तो मशीन हाई प्रेशर अलार्म देती है। क्यों? क्योंकि मशीन को उस सीमेंट जैसे स्टिफ लंग को खोलने में बहुत जोर लग रहा है। अब इसका उल्टा सोचो, एक पुराना ढीला ढाला गुब्बारा जिसको आपने 100 बार फुला लिया है, उसमें आप हल्की सी फूंक मारोगे और वो फूल जाएगा। उसकी कंप्लायंस बहुत हाई है, बहुत आसानी से स्ट्रेच हो जाता है। लेकिन जब आप उससे हवा निकालने की कोशिश करोगे तो वो धीरे धीरे पिचकेगा, वो फट से वापस नहीं आएगा। उसका इलास्टिक रिकॉइल खत्म हो चुका है। ये है एम्फिजीमा के पेशेंट का लंग। COPD में यही होता है, इलास्टिक टिश्यू टूट जाता है तो उनको सांस अंदर लेने में दिक्कत नहीं होती, उनको सांस बाहर छोड़ने में दिक्कत होती है। हवा अंदर ट्रैप हो जाती है। जब आप एक एम्फिजीमा के पेशेंट को देखते हो, वो अपने होठों को पर्स करके धीरे धीरे सांस छोड़ता है। वो क्या कर रहा है? वो उस ढीले गुब्बारे से हवा निकालने के लिए बैक प्रेशर बना रहा है। उनकी सारी एनर्जी सांस छोड़ने में जाती है। तो देखा, कंप्लायंस और रिकॉइल का बैलेंस कितना जरूरी है। कम कंप्लायंस फाइब्रोसिस भी रेस्पिरेटरी फेलियर कराता है, और हाई कंप्लायंस लो रिकॉइल एम्फिजीमा भी रेस्पिरेटरी फेलियर कराता है। ठीक है, अब तक हमने समझा कि रेस्पिरेटरी फेलियर क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं और वो होता क्यों है। हमने व्हाट और व्हाई समझ लिया। अब हम हाउ पे आते हैं। हाउ डू वी फाइंड इट? सेक्शन 3, डायग्नोसिस का पूरा प्रोसेस। ये एक डॉक्टर का असली काम है, डिटेक्टिव वर्क। पेशेंट के क्लूज, एग्जामिनेशन के क्लूज और लैब रिपोर्ट्स के क्लूज को जोड़कर एक फाइनल डायग्नोसिस तक पहुंचना। इसमें हम पेशेंट की कंप्लेंट से शुरू करेंगे, अपने एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स पर जाएंगे और फिर लैब टेस्ट्स, खास करके ABG की मदद लेंगे। लेट्स बिकम शर्लॉक होम्स नाउ। डायग्नोसिस हमेशा शुरू होता है पेशेंट से बात करके और उसको एग्जामिन करके। यहाँ हम सिम्टम्स और साइंस के बीच का फर्क समझेंगे। सिम्टम्स वो हैं जो पेशेंट आपको बताता है, साइंस वो हैं जो आप एज अ डॉक्टर ऑब्जर्व करते हो। पेशेंट आके कहेगा, डॉक्टर साहब सांस फूल रही है, यह एक सिम्टम है। आप क्या देखोगे? आप उसका रेस्पिरेटरी रेट गिनोगे। अगर वो 18-20 से ज्यादा है, मान लो 32 है, तो उसको हम कहते हैं टैकिपनिया, यह एक साइन है। ऑब्जेक्टिव प्रूफ। पेशेंट बोलेगा, बहुत घबराहट हो रही है, यह सिम्टम है। आप उसकी पल्स चेक करोगे। अगर हार्ट रेट 100 से ऊपर है, टैकीकार्डिया, यह एक साइन है। पेशेंट के रिश्तेदार बोलेंगे, यह अजीब सी बातें कर रहा है। आप उसकी कॉन्शियसनेस लेवल असेस करोगे। अगर वो ड्राउजी है, उसको हम कहते हैं ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस। बच्चों, ये साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेन ऑक्सीजन का सबसे बड़ा भुक्कड़ है। थोड़ी सी ऑक्सीजन कम हुई या थोड़ा सा CO2 बढ़ा, सबसे पहले ब्रेन परेशान होता है। पेशेंट आपसे अजीब बातें करेगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा या सुस्त पड़ जाएगा। इसको एंग्जाइटी समझकर इग्नोर मत करना, ये इम्पेंडिंग रेस्पिरेटरी अरेस्ट का साइन हो सकता है। हाई CO2 एक्ट्स लाइक एन एनेस्थेटिक, इट पुट्स द ब्रेन टू स्लीप। पेशेंट बोलेगा, सीने में जकड़न है। आप ऑब्जर्व करोगे कि क्या वो सांस लेने के लिए अपने गले की और कंधे की मसल्स, एसेसरी मसल्स यूज कर रहा है। क्या उसके होंठ या नाखून नीले पड़ रहे हैं, साइनोसिस। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट साइंस हैं। साइंस आपको बीमारी की सिवियरिटी बताते हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक टूल पर, आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस, ABG। बच्चों, ABG ICU में डॉक्टर की आंखें हैं। ये आपको सीधा खून के अंदर झांकने का मौका देता है। पेशेंट कैसा दिख रहा है वो सब्जेक्टिव है। ABG आपको ऑब्जेक्टिव कॉन्क्रीट नंबर्स देता है। ये आपको बताता है कि प्रॉब्लम कितनी सीरियस है। इसलिए इसको इंटरप्रीट करना सीखना नॉन नेगोशिएबल है। हम इसको एक सिंपल 4 स्टेप प्रोसेस से समझेंगे, हमेशा इसी ऑर्डर में करना। स्टेप 1, सबसे पहले ऑक्सीजनेशन देखो। लुक एट द PO2। क्या पेशेंट को हाइपोक्सीमिया है? अगर PO2 60 mmHg से कम है तो उसको सिग्निफिकेंट हाइपोक्सीमिया है। स्टेप 2, अब एसिड बेस स्टेटस देखो। लुक एट द pH।
नॉर्मल पीएच होता है 7.35 टू 7.45। अगर 7.35 से कम है तो खून एसिडिक है, एसिडोसिस। अगर 7.45 से ज्यादा है तो खून एल्कलाइन है, एल्कलोसिस। स्टेप 3, अब ये पता लगाओ कि ये प्रॉब्लम रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक। लुक एट द PaCO2। कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिड है, तो अगर PaCO2 बढ़ेगा तो पीएच कम होगा, एसिडोसिस। अगर PaCO2 कम होगा तो पीएच बढ़ेगा, एल्कलोसिस। एक रूल याद रखो, रेस्पिरेटरी इक्वल्स ऑपोजिट। पीएच और PaCO2 हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। स्टेप 4, फाइनली लुक एट द HCO3 यानी बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट एक बेस है, तो अगर HCO3 बढ़ेगा तो पीएच भी बढ़ेगा, एल्कलोसिस। अगर HCO3 कम होगा तो पीएच भी कम होगा, एसिडोसिस। दूसरा रूल, मेटाबॉलिक इक्वल्स इक्वल। पीएच और HCO3 हमेशा सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। इस 4 स्टेप मेथड को याद रखो, PO2, फिर pH, फिर PaCO2, फिर HCO3। चलो अब इसको एक रियल एग्जाम्पल पे अप्लाई करते हैं। ओके, ध्यान से इस एबीजी रिपोर्ट को देखो। ये एक टिपिकल COPD पेशेंट की रिपोर्ट है। चलो हमारा 4 स्टेप मेथड अप्लाई करते हैं। स्टेप 1, लुक एट PaO2। यहाँ PaO2 है 55 mmHg। 60 से कम है, इसका मतलब पेशेंट को सिवियर हाइपोक्सीमिया है। ठीक है। स्टेप 2, लुक एट pH। यहाँ pH है 7.25। नॉर्मल रेंज 7.35 से 7.45 है। ये 7.35 से कम है, मतलब पेशेंट को एसिडोसिस है। स्टेप 3, अब ये एसिडोसिस रेस्पिरेटरी है या मेटाबॉलिक। लुक एट PaCO2। नॉर्मल PaCO2 होता है 35 टू 45। यहाँ PaCO2 है 70, बहुत ज्यादा है। अब रूल याद करो, pH नीचे है, एसिडोसिस, और PaCO2 ऊपर है, एसिडिक गैस। दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, रेस्पिरेटरी इज ऑपोजिट। तो ये क्या हुआ, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। पेशेंट CO2 रिटेन कर रहा है। स्टेप 4, फाइनली लुक एट द HCO3। नॉर्मल HCO3 22 टू 26 होता है, यहाँ है 28। ये थोड़ा सा हाई है, क्यों? क्योंकि ये क्रॉनिक COPD का पेशेंट है, उसकी बॉडी में हमेशा CO2 थोड़ा हाई रहता है। तो किडनी उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए बाइकार्बोनेट रिटेन करती है। इसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक कॉम्पेंसेशन। तो इस एबीजी का फाइनल इंटरप्रिटेशन क्या हुआ? इट इज अक्यूट ऑन क्रॉनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विथ सिवियर हाइपोक्सीमिया। ये क्लासिक टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर है। अब देखो, इस एबीजी से हमें क्या पता चला? सिर्फ नंबर्स नहीं, हमें पता चला कि ये पेशेंट थक चुका है, उसकी पंप फेल हो चुकी है, वो इतना CO2 रिटेन कर रहा है कि उसका खून एसिड बन गया है। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है। इस एबीजी को देखकर आप आराम से चाय पीने नहीं जा सकते। यू हैव टू एक्ट नाउ। इस एबीजी का मतलब है दिस पेशेंट नीड्स इमीडिएट वेंटिलेटरी सपोर्ट। एबीजी के अलावा हमें और भी टेस्ट की जरूरत पड़ती है अंडरलाइन कॉज ढूंढने के लिए। इस स्लाइड पे देखो, लेफ्ट साइड पे एक चेस्ट एक्सरे है। इसमें आप देख सकते हो कि राइट लंग के लोअर हिस्से में ये जो सफ़ेद पैच है, इसको कहते हैं कॉन्सोलिडेशन। मतलब यहाँ अल्वियोलाई में हवा की जगह पस भर गया है। ये लोबार निमोनिया का क्लासिक साइन है। इस पेशेंट को टाइप 1 फेलियर होगा। राइट साइड पे एक CT स्कैन है चेस्ट का। ये एक COPD पेशेंट का है। देखो, लंग्स काले दिख रहे हैं, हाइपर इन्फ्लेशन। और ये जो बड़े बड़े ब्लैक होल्स हैं, इनको कहते हैं बुले। एम्फाइजेमा में एल्वियोलार वॉल्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और ये बड़े बड़े गुब्बारे बन जाते हैं जहां गैस एक्सचेंज नहीं हो सकता। दिस इज डिस्ट्रॉयड लंग। इस पेशेंट को टाइप 2 फेलियर होने का हाई रिस्क है। इनके अलावा हम D डाइमर टेस्ट करवाते हैं अगर हमें पुल्मोनरी एम्बोलिज्म का शक हो। स्पायरोमेट्री OPD बेसिस पे करते हैं COPD या एज़मा डायग्नोज करने के लिए। तो इन्वेस्टिगेशन हमेशा पेशेंट की हिस्ट्री और एग्जामिनेशन के हिसाब से प्लान की जाती है। चलिए, हमने प्रॉब्लम को पहचान लिया, उसकी जड़ तक पहुंच गए, उसको डायग्नोज कर लिया। अब वक्त है एक्शन का। सेक्शन 4, ICU मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज। इसको मैं ICU का महायुद्ध कहता हूं। यहाँ हर मिनट मैटर करता है। हमारा गोल 2 फोल्ड होता है। पहला, पेशेंट को इमीडिएट रेस्पिरेटरी सपोर्ट देके उसको स्टेबलाइज करना। दूसरा, साथ ही साथ अंडरलाइंग कॉज को ट्रीट करना। ये याद रखो, मैनेजमेंट हमेशा एक लैडर जैसा होता है, एक सीढ़ी जैसी। हम सबसे सिंपल सपोर्ट से शुरू करते हैं और अगर जरूरत पड़े तो हम सपोर्ट एस्केलेट करते जाते हैं, एक एक कदम ऊपर चढ़ते हैं। ये है हमारी मैनेजमेंट की सीढ़ी। स्टेप 1, ऑक्सीजन थेरेपी। ये सबसे पहला कदम है। अगर पेशेंट को हाइपोक्सीमिया है, हम उसको सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देते हैं। इसके लिए अलग अलग डिवाइसेस आते हैं। सिंपल नेजल कैन्यूला 1 to 6 लीटर्स पर मिनट पे 24 to 44% तक ऑक्सीजन दे सकती है। सिंपल फेस मास्क 6 to 10 लीटर्स पर मिनट पे 40 to 60% तक।
नॉन रीब्रीदर मास्क या NRBM, जिसके साइड में बैग लगा होता है, वो 10 to 15 लीटर्स पर मिनट पे 80 to 95% तक ऑक्सीजन दे सकता है। हमारा टारगेट होता है SpO2 को 92 to 96% के बीच में रखना। स्टेप 2, ट्रीट दी अंडरलाइंग कॉज। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। ऑक्सीजन और वेंटिलेटर तो सिर्फ सपोर्ट हैं, वो बीमारी को ठीक नहीं करते। दुश्मन को मारने के लिए तो स्पेसिफिक हथियार चाहिए। कॉज को ट्रीट करना मतलब दुश्मन की सप्लाई लाइन काटना। वेंटिलेटर तो सिर्फ आपके किले को बचा रहा है। न्यूमोनिया है तो एंटीबायोटिक्स दो, पल्मोनरी एडिमा है तो डायोरेटिक्स दो, COPD है तो ब्रोंकोडाइलेटर्स के नेबुलाइजर्स दो। स्टेप 3, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन, NIV। अगर पेशेंट सिंपल ऑक्सीजन से इंप्रूव नहीं हो रहा या उसको टाइप 2 फेलियर है तो हमारा अगला कदम होता है NIV या बाईपैप। इस पे हम अभी डिटेल में बात करेंगे। स्टेप 4, इन्वेसिव मैकेनिकल वेंटिलेशन। ये आखिरी कदम है। अगर सब कुछ फेल हो जाए तो हम पेशेंट को इंट्यूबेट करके वेंटिलेटर मशीन से कनेक्ट कर देते हैं। बच्चों, ये मशीन BPAP, इसने पिछले 20 साल में रेस्पिरेटरी मेडिसिन को बदल के रख दिया है। इसने लाखों पेशेंट्स को इंट्यूबेशन और वेंटिलेटर के कॉम्प्लिकेशन से बचाया है। सबसे बेस्ट यूज है इसका COPD एग्जैसिबेशन विद टाइप 2 फेलियर और कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा में। ये काम कैसे करता है? ये 2 प्रेशर देता है। एक जब पेशेंट सांस अंदर लेता है उसको कहते हैं IPAP, इंस्पिरेटरी पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। ये एक धक्का है जो सांस अंदर लेने में मदद करता है, जैसे कोई आपकी पीठ थपथपा रहा हो और थोड़ी सांस लो। इससे वर्क ऑफ ब्रीदिंग कम होता है। दूसरा प्रेशर जब पेशेंट सांस छोड़ता है उसको कहते हैं EPAP, एक्सपिरेटरी पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। EPAP सांस छोड़ने के बाद भी थोड़ा प्रेशर अंदर रखता है ताकि आपके एल्वियोलाई गुब्बारे की तरह पिचक ना जाएं। इससे ऑक्सीजनेशन इंप्रूव होता है, पर इसको यूज करने के लिए पेशेंट का कॉन्शियस होना जरूरी है। अगर पेशेंट बेहोश है या उसको बहुत उल्टियां हो रही हैं या BP बहुत कम है तो हम NIV नहीं दे सकते, क्योंकि एस्पिरेशन का रिस्क होता है। मुझे याद है एक 70 साल के COPD के दादूजी आए थे। उनका CO2 90 था, pH 7.15 था। हमने उनको तुरंत BPAP पे लगाया और 4 घंटे में उनका CO2 60 पे आ गया। वो अलर्ट हो गए। ही वॉज सेव फ्रॉम द वेंटिलेटर बिकॉज ऑफ NIV। और फिर वो मोमेंट आता है जब आपको एक टफ डिसीजन लेना पड़ता है, द डिसीजन टू इंट्यूबेट। ये कब किया जाता है? जब NIV फेल हो जाए। फेलियर का मतलब है पेशेंट BPAP पे भी थक रहा है, उसका pH और गिर रहा है, वो और ड्राउजी हो रहा है, या फिर पेशेंट NIV के लिए कैंडिडेट ही नहीं था। जब इंट्यूबेट करने का डिसीजन होता है तो पूरा रूम एक्शन में आ जाता है। एक सीनियर ट्यूब प्रिपेयर करता है, एक नर्स ड्रग्स ड्रॉ करती है, एक जूनियर पेशेंट को प्री ऑक्सीजनेट करता है। इट इज अ मोमेंट ऑफ कंट्रोल्ड केओस। इसमें हम पेशेंट को सिडेट करके लैरिंगोस्कोप की मदद से वोकल कॉर्ड्स को विजुअलाइज करके एक एंडोट्रेकियल ट्यूब उसके ट्रेकिया में डालते हैं। ये प्रोसीजर पेशेंट की सांस को पूरी तरह आपके हाथों में दे देता है। अब पेशेंट कैसे सांस लेगा, कितनी सांस लेगा, ये सब आप डिसाइड करोगे वेंटिलेटर पे। इसलिए ये डिसीजन बहुत जिम्मेदारी से लिया जाता है। अब हम एक बहुत ही सीरियस बीमारी की बात करेंगे जो कि टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर का सबसे भयानक रूप है, ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ये क्या है? ये लंग्स में एक वाइड स्प्रेड डिफ्यूज इन्फ्लेमेशन है। ऐसा सोचो कि पूरे लंग्स में आग लग गई है। इसके कॉजेस क्या हैं? सेप्सिस, सिवियर निमोनिया जैसे COVID-19, एस्पिरेशन, ट्रॉमा, पैंक्रियाटाइटिस। इसमें होता क्या है? एल्वियोलाई और कैपिलरीज के बीच की दीवार, मेम्ब्रेन, डैमेज हो जाती है और लीकी बन जाती है, तो खून से प्रोटीन रिच फ्लूइड निकलकर एल्वियोलाई में भर जाता है। इससे मैसिव शंट पैदा होता है। ARDS डायग्नोस करने के लिए बर्लिन डेफिनेशन यूज की जाती है। इसके 4 क्राइटेरिया हैं। टाइमिंग, सिम्टम्स 1 वीक के अंदर आने चाहिए। इमेजिंग, चेस्ट एक्सरे पे बायलैटरल ओपेसिटीज, ओरिजिन ऑफ एडिमा या हार्ट फेलियर की वजह से नहीं होना चाहिए। और ऑक्सीजनेशन, PO2/FiO2 रेशो के हिसाब से इसको माइल्ड, मॉडरेट या सिवियर ARDS में क्लासिफाई करते हैं। ARDS का मैनेजमेंट बहुत चैलेंजिंग होता है। इसकी कॉर्नरस्टोन है लंग प्रोटेक्टिव वेंटिलेशन स्ट्रैटेजी। इसका मतलब है हम वेंटिलेटर पे लो टाइडल वॉल्यूम्स 6 ml per kg यूज करते हैं ताकि पहले से बीमार लंग्स को और इंजरी ना हो, वॉल्यूट्रॉमा। हम PEEP यूज करते हैं ताकि एल्वियोलाई खुले रहें, प्रिवेंट एटेलेक्ट्रॉमा। कभी कभी हम पेशेंट को पेट के बल भी लिटाते हैं, जिसको प्रोनिंग कहते हैं। इससे ऑक्सीजनेशन इंप्रूव होता है। ARDS इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस इन एनी ICU। पेशेंट को इंट्यूबेट कर दिया, वेंटिलेटर पे लगा दिया, क्या हमारा काम खत्म हो गया? नहीं, यहाँ से तो असली लड़ाई शुरू होती है। पुटिंग अ पेशेंट ऑन अ वेंटिलेटर इज लाइक पुटिंग अ प्लेन ऑन ऑटो पायलट। ऑटो पायलट ऑन है, पर पायलट को हमेशा कॉकपिट में अलर्ट रहना पड़ता है। वैसे ही हमें वेंटिलेटर और पेशेंट को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना पड़ता है। अब हम वेंटिलेटर की बेसिक सेटिंग्स, COPD और न्यूरोमस्कुलर फेलियर के पेशेंट्स में क्या ध्यान रखना है और ओवरऑल ICU केयर के बारे में बात करेंगे। ये है आपका सबसे अच्छा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन ICU में।
द मैकेनिकल वेंटिलेटर। इसकी स्क्रीन पर बहुत सारे नंबर्स होते हैं, पर हम बिग 4 पे फोकस करेंगे। पहला है FiO2, फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन। हम 21% से 100% तक दे सकते हैं। गोल होता है कम से कम FiO2 पे PaO2 को 60 से ऊपर रखना। लंबे समय तक हाई FiO2 यानी अबव 60% लंग्स के लिए टॉक्सिक हो सकती है, जिससे ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स बनते हैं और लंग डैमेज होता है। दूसरा है टाइडल वॉल्यूम, TV। हर सांस में मशीन कितनी हवा दे रही है। पहले हम बड़े वॉल्यूम्स देते थे, पर अब हम लंग प्रोटेक्टिव स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। ARDS में बेबी लंग कॉन्सेप्ट होता है, यानी बीमारी में पूरा लंग काम नहीं कर रहा, सिर्फ कुछ हिस्सा कर रहा है। तो हम उस बेबी लंग के हिसाब से छोटा वॉल्यूम 6 ml पर kg देते हैं। तीसरा है रेस्पिरेटरी रेट, RR। मशीन 1 मिनट में कितनी सांसें दे रही है। यह आपके CO2 का वाइपर है। रेट बढ़ाओगे CO2 ज्यादा वॉश आउट होगा, रेट कम करोगे CO2 रिटेन होगा। और चौथा है PEP, पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर। PEP एंड एक्सपिरेशन पे एल्वियोलाई को कोलैप्स होने से रोकता है, जिससे ऑक्सीजनेशन के लिए सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ARDS में हम हाई PEP यूज करते हैं, जबकि COPD में लो PEP। अब COPD पेशेंट के लिए सेटिंग्स अलग होंगी। उनकी प्रॉब्लम हवा बाहर निकालने की है, तो हम उनको कम रेस्पिरेटरी रेट 10 to 12 देते हैं, ताकि उनको सांस छोड़ने का पूरा टाइम मिले। लॉन्ग एक्सपिरेटरी टाइम IE रेशियो 1:3 या 1:4। अगर हमने ये नहीं किया तो हवा अंदर ट्रैप हो जाएगी, ऑटो पीप, जिससे BP गिर सकता है। और सोचो एक न्यूरोमस्कुलर फेलियर का पेशेंट है, जैसे GBS या माइस्थीनिया। उसके लंग्स नॉर्मल हैं पर पंप फेल है, तो उसको हम नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम और रेट दे सकते हैं, पर उसको वेंटिलेटर से छुड़ाना, वीनिंग बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उसके मसल्स बहुत कमजोर हैं। वेंटिलेटर पे डालना एक बात है, पर उससे निकालना, जिसको हम वीनिंग या लिबरेशन कहते हैं, वो एक अलग चैलेंज है। हर सुबह ICU में राउंड पे हमारा सबसे पहला सवाल होता है, कैन दिस पेशेंट बी वीन टुडे। हम हर दिन पेशेंट को इस एग्जाम के लिए असेस करते हैं। वीनिंग के लिए कुछ क्राइटेरिया मीट होने चाहिए। पहला, अंडरलाइंग कॉज ठीक हो रहा है। दूसरा, पेशेंट स्टेबल है, BP ठीक है। तीसरा, उसकी ऑक्सीजनेशन अच्छी है, कम FiO2 पे। चौथा, पेशेंट जाग रहा है, अलर्ट है और खांस सकता है। जब ये सब क्राइटेरिया मीट हो जाते हैं, तब हम पेशेंट को फाइनल टेस्ट देते हैं, स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग ट्रायल SBT। इसमें हम वेंटिलेटर का सपोर्ट लगभग बंद कर देते हैं और पेशेंट को 30 मिनट से 2 घंटे तक खुद से सांस लेने देते हैं। हम पेशेंट के पास खड़े होकर देखते हैं, क्या वो आराम से सांस ले पा रहा है, या उसका रेस्पिरेटरी रेट 45 से ऊपर जा रहा है, वो पसीने पसीने हो रहा है, हार्ट रेट भाग रहा है। अगर ऐसा है तो मतलब वो अभी एग्जाम के लिए तैयार नहीं है। वी पुट हिम बैक ऑन सपोर्ट एंड ट्राई अगेन टुमारो। वीनिंग एक आर्ट है और इसमें पेशेंस की जरूरत होती है। वेंटिलेटर के अलावा पूरे पेशेंट को मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। ICU केयर इज ऑल अबाउट कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग। इस मॉनिटर के अलावा हमारा एक पूरा चेकलिस्ट होता है। हम आवरली वाइटल साइंस, यूरिन आउटपुट और सेडेशन लेवल चेक करते हैं। हम रोज ABG रिपीट करते हैं। पर इसके अलावा भी बहुत कुछ है। हम पेशेंट को DVT प्रोफाइलैक्सिस देते हैं, ताकि उसके पैरों में ब्लड क्लॉट्स न बने। हम स्ट्रेस अल्सर प्रोफाइलैक्सिस देते हैं, ताकि पेट में एसिड्स या अल्सर ना हो। हम उसके न्यूट्रिशन का ध्यान रखते हैं, राइल्स ट्यूब से फीडिंग शुरू करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, हम वेंटिलेटर के कॉम्प्लिकेशंस को मॉनिटर करते हैं। सबसे कॉमन है वेंटिलेटर एसोसिएटेड न्यूमोनिया यानी VAP। दूसरा है बैरोट्रॉमा यानी हाई प्रेशर से लंग का फट जाना, जिससे न्यूमोथोरैक्स हो सकता है। ICU में विजिलेंस इज एवरीथिंग। आपकी नजर मॉनिटर से हटी और गड़बड़ हो सकती है। चलिए, हमने थियोरी बहुत पढ़ ली, डेफिनेशन, टाइप्स, पैथोफिजियोलॉजी, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट, वेंटिलेटर, सब कुछ। अब वक्त है इस सारी नॉलेज को एक साथ लाने का। अब हम एक रियल वर्ल्ड इमरजेंसी केस सिम्युलेट करेंगे। मैं आपको एक सिचुएशन दूंगी और हम सब मिलकर उस पेशेंट को मैनेज करेंगे। ये है आपका फाइनल टेस्ट। रेडी? Okay, so here is the case. Emergency room में एम्बुलेंस से एक 55-year-old मेल पेशेंट आता है। आपको हिस्ट्री मिलती है कि ये एक नोन केस है COPD का। आज सुबह से उसको सांस बहुत ज्यादा फूल रही है, वो बहुत ड्राउजी हो रहा है और अब तो वो बात भी नहीं कर पा रहा। जैसे ही आप पेशेंट को देखते हैं, आपके दिमाग में क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ रही हैं? व्हाट आर यू थिंकिंग? नोन COPD मतलब उसके लंग्स पहले से ही कमजोर हैं। ब्रेथलेसनेस एग्जैस्टरबेशन का साइन है। ड्राउजीनेस ये सबसे खतरनाक साइन है। ड्राउजीनेस इन अ COPD पेशेंट स्क्रीम्स हाइपरकैप्निया। CO2 बढ़ रहा है, तो हमारा प्राइमरी डायग्नोसिस बनेगा acute exacerbation of COPD with type 2 respiratory failure। आप पेशेंट को मॉनिटर से कनेक्ट करते हैं। ये उसके इनिशियल वाइटल्स हैं। लेट्स इंटरप्रेट देम। हार्ट रेट HR इज 120,
टैकीकार्डिया। क्यों है? क्योंकि हाइपोक्सीमिया और स्ट्रेस में हार्ट तेजी से पंप करके बॉडी को ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ब्लड प्रेशर बीपी इज 150/90, थोड़ा हाई है, प्रॉबेबली ड्यू टू स्ट्रेस। रेस्पिरेटरी रेट आरआर इज 35, सिवियर टैकिपनिया। क्यों है? क्योंकि बॉडी डेस्परेटली CO2 को वॉश आउट करने की कोशिश कर रही है और SpO2 इज 85% ऑन रूम एयर। दिस इज सिवियर हाइपोक्सीमिया। तो वाइटल्स देखकर ही क्लियर है कि पेशेंट क्रिटिकल है। आपका पहला कदम क्या होगा? ABC. You will immediately start him on controlled oxygen and give back-to-back bronchodilator nebulizers. आपने ऑक्सीजन शुरू किया और तुरंत एक ABG सैंपल भेजा। ये है उसकी रिपोर्ट। चलो इसको फिर से 4 स्टेप मेथड से एनालाइज करते हैं। स्टेप 1 PO2 50 सिवियर हाइपोक्सीमिया। स्टेप 2 pH 7.20 सिवियर एसिडोसिस। स्टेप 3 PSCO2 80 सिवियर हाइपरकैप्निया। pH नीचे PSCO2 ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन, सो इट्स रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। Step 4 HCO 328 mild elevation showing chronic retention। तो डायग्नोसिस बना severe acute on chronic respiratory acidosis with hypoxemia, classic type 2 respiratory failure। अब आपका अगला मैनेजमेंट स्टेप क्या होगा? बेस्ड ऑन दी ABG आप एक पेशेंट को BPAP NIV पे शुरू करते हो। बिल्कुल सही डिसीजन है। बट 1 घंटे के बाद नर्स आपको बुलाती है, डॉक्टर पेशेंट और ड्राउजी हो गया है, वो मास्क ठीक से नहीं लगा रहा और उसकी सांसें बहुत शैलो हो गई हैं। नाउ दिस इज अ क्रूशल पॉइंट। Worsening drowsiness on NIV in a hypercapnic patient is a sign of CO2 narcosis and NIV failure। ये CO2 narcosis क्या है? जब ब्लड में CO2 का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, it acts like a narcotic। It depresses the brain's respiratory center। तो पेशेंट सांस लेने की कोशिश ही छोड़ देता है। ये एक विशियस साइकिल है। CO2 बढ़ा, ड्राउजीनेस बढ़ी, ब्रीदिंग कम हुई, CO2 और बढ़ा। इस साइकिल को तोड़ने का एक ही तरीका है, टेक कंट्रोल ऑफ द एयरवे। सो व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप? The only correct answer is intubate the patient. Prepare for invasive mechanical ventilation. आप पेशेंट को इंट्यूबेट करते हैं और वेंटिलेटर पे लगा देते हैं। ये स्क्रीन उसकी इनिशियल वेंटिलेटर सेटिंग्स दिखा रही है। लेट्स अंडरस्टैंड द रैशनल। मोड AC/VC, असिस्ट कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल, अ स्टैंडर्ड मोड। RR 12। हमने रेस्पिरेटरी रेट कम रखा है। क्यों? क्योंकि COPD पेशेंट्स को सांस छोड़ने में टाइम लगता है। हम उन्हें लॉन्ग एक्सपायरेटरी टाइम इज इक्वल टू 1:3 या 1:4 देना चाहते हैं ताकि एयर ट्रैपिंग ना हो। TV 450 ml अराउंड 7 ml per kg। PEEP 5 a low PEEP। FiO2 50% targeting a saturation of 88 to 92%। So this is a very good starting point for a COPD patient। अब यहाँ से हम ABG के हिसाब से सेटिंग्स को आगे एडजस्ट करेंगे। तो चलिए इस पूरे मास्टर लेक्चर को कुछ हाई यील्ड पॉइंट्स में आराम से समराइज करते हैं। फर्स्ट, रेस्पिरेटरी फेलियर मतलब है फेलियर ऑफ ऑक्सीजनेशन टाइप 1 ए लंग प्रॉब्लम या फेलियर ऑफ वेंटिलेशन टाइप 2 अ पंप प्रॉब्लम। सेकंड, टाइप 1 के मेन कॉजेज हैं निमोनिया और ARDS। टाइप 2 का सबसे कॉमन कॉज है COPD। थर्ड, इसकी कोर पैथोफिजियोलॉजी में 2 चीजें याद रखो, V/Q मिसमैच और शंट। फोर्थ, डायग्नोसिस के लिए क्लिनिकल साइंस और ABG सबसे इंपॉर्टेंट है। ABG इंटरप्रेट करना सीखो। फिफ्थ, मैनेजमेंट एक लैडर की तरह है, ऑक्सीजन से शुरू करके NIV और फिर मैकेनिकल वेंटिलेशन तक। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑलवेज ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज। वेंटिलेटर इज जस्ट अ ब्रिज, नॉट द डेस्टिनेशन। तो हमारा केस वाला पेशेंट अब वेंटिलेटर पे है, स्टेबल है, एंटीबायोटिक्स और नेबुलाइजर्स चल रहे हैं। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप इस पेशेंट को सक्सेसफुली वीन कर पाएंगे? और अगर हाँ, तो आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? सोचो इसके बारे में। इसका सबसे बड़ा चैलेंज है डायफ्रामेटिक फटीग और रेस्पिरेटरी मसल वीकनेस। इतने दिन वेंटिलेटर पे आराम करने के बाद और उसकी क्रॉनिक बीमारी की वजह से उसके रेस्पिरेटरी मसल्स कमजोर हो चुके हैं। उनको दोबारा से ट्रेन करना पड़ेगा, जैसे एक एथलीट इंजरी के बाद करता है। इसमें टाइम लगेगा।